तो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में जो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्लास 9th का पहला लेसन का जो कोशिका है उसका ये चौथा वीडियो होगा। तो उसमें हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पहला चैप्टर का नाम है कोशिका। और आज के इस क्लास में हम लोगों को पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच का अंतर समझना है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो इससे पहले के क्लास में हम लोग पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों का चित्र बनाए। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्रण किए थे। ये हो गया पादप कोशिका और इधर वाला है जंतु कोशिका। पहले हम लोग जंतु कोशिका को पूरा करते हैं। तो बताए थे कि बीच में जो है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। बीच में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे हैं, केंद्रक होते हैं। बीच में क्या होते हैं? केंद्रक। मानव की जंतु कोशिका के जो बीच में होते हैं वो क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। और ये सबसे बड़ा होते हैं, ये सबसे बड़ा होते हैं। उसके बाद बताए थे आप लोगों को इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। नाम न लिख के हम लोग सीधा अभी दर्शा देते हैं। इससे पहले के वीडियो में आप लोग को पूरी अच्छा तरह से समझाए थे। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। और बताए थे आप लोग को सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। ये हो गया आपका सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी। यहाँ पर भी गोल्जी बॉडी है। यहाँ भी बनाते हैं हम लोग सेंट्रोसोम। यहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ढांचा का काम कर रहे थे। और क्या था? रसधानी यानी वैक्यूम्स जिसमें जल एकत्रित होते हैं। और ये जो खाली जगह इसमें क्या भरे होते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या होते हैं? कोशिका द्रव्य। ये हो गया कोशिका द्रव्य। इसी प्रकार से और बाहर जो है ये जो कोशिका झिल्ली है इसके बाहर क्या था? सिलिया और फ्लैजेला। सिलिया फ्लैजेला ये कोशिका को गति प्रदान करते हैं। ये कोशिका में क्या करते हैं? गति प्रदान करते हैं। इसके कारण ही कोशिका गति करवाते हैं। केशनुमा संरचना बताए थे। चलिए अब हम लोग आते हैं पादप कोशिका में। तो सबसे जो बाहरी परत है इसको क्या बोले थे? कोशिका भित्ति। और इसके अंदर होता है कोशिका झिल्ली। अंदर क्या होते हैं? कोशिका झिल्ली। अंदर होते हैं कोशिका झिल्ली। और पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या था? वैक्यूम्स यानी रसधानी। क्योंकि पादप कोशिका को जल ज्यादा चाहिए होता है, अलग अलग प्रक्रिया होता है इसमें, वाष्पन वगैरह, इसलिए। तो पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग रसधानी है। इसके अतिरिक्त हम लोग क्या देखे थे? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या था इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अतिरिक्त क्या देखे थे हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया। सेंट्रोसोम होगा जो कोशिका विभाजन करते हैं। सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होगा? सेंट्रोसोम। और क्या बताए थे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करते हैं? कोशिका को तो ढांचा प्रदान करते हैं। यह कोशिका को क्या करते हैं? ढांचा प्रदान करते हैं। और इसमें क्या होंगे? केंद्रक, न्यूक्लियस बताए थे। और माइटोकॉन्ड्रिया जब ऊर्जा बनाएंगे तो परिवहन के लिए गोल्जी बॉडी। परिवहन के लिए क्या होंगे? गोल्जी बॉडी। इस प्रकार काफी कोशिकांग होते हैं। इस प्रकार काफी कोशिकांग होते हैं। राइबोसोम हो गया, इसमें लाइसोसोम नहीं होते। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं होते, बताएंगे आगे।
राइबोसोम हो गया, राइबोसोम जो क्या करते हैं, तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये था पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र जो हम लोग इससे पहले के क्लास में बनाए थे। ये रहा केंद्रक, और इसमें केंद्रक के अंदर भी द्रव्य होता है, इसे क्या बोलते हैं, केंद्रिका द्रव्य। और केंद्रक के बाहरी परत को केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ये सब बताए थे। अब हम लोग इन दोनों कोशिकाओं में क्या क्या होते हैं और क्या क्या इसमें नहीं होते, मतलब कुछ ऐसे चीज होंगे जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में है, कुछ कोशिकांग, और कुछ कोशिकांग ऐसे होंगे जो केवल जंतु कोशिका में है, पादप में नहीं है, और कुछ कोशिकांग ऐसे होंगे जो पादप में है लेकिन जंतु में नहीं है। जैसे बात करते हैं लवक का, लवक, तो लवक पादप कोशिका में होते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। और ये लवक भी 3 प्रकार के होते हैं, वर्णित, अवर्णित और हरा वाला होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इसको मिटा देते हैं, पहले क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग समझेंगे लवक के बारे में। लवक जो केवल किसमें होते हैं, पादप कोशिका, पादप कोशिका, पादप कोशिका में पाए जाते हैं लवक। ये 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला होता है हरित लवक, हरित लवक, पहला हरित लवक, पहला कौन सा लवक होते हैं, हरित लवक। दूसरा होता है वर्णी लवक, वर्णी, वर्णी लवक। और तीसरा होते हैं अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। अब समझिए कि ये इसका काम क्या है, एक एक करके। तो हरित लवक जो है ना, ये पत्ती को, पेड़ पौधा को हरा रंग प्रदान करता है, हरा रंग। पत्ती जो हरा होता है वो किसके कारण हो जाते हैं, क्लोरोफिल के कारण, जो हरित लवक निर्माण करते हैं। तो हरित लवक कैसा होते हैं, हरा रंग का। तो पत्ती सब जो हरा होते हैं वो किसके सहायता से हो जाते हैं, हरित लवक के सहायता से। और उसके प्रकार है वर्णी लवक। ये जो है ना, अलग अलग रंग निकालते हैं, अलग अलग रंग, अलग अलग रंग निकालते हैं, हरा को छोड़ के अलग अलग बहुत से रंग निकालते हैं। जैसे लाल, लाल, अलग अलग काफी कलर होते हैं। आप लोग टमाटर खाए हैं तो टमाटर लाल होता है। तो टमाटर जब बन रहा होता है, पेड़ में जब टमाटर बनता है, उसको लाल करने का काम किसका हुआ, वर्णी लवक का, उसको रंग प्रदान करेगा। गाजर देखिए, टमाटर हो गया, टमाटर, और देखिए गाजर, गाजर देखिए, तो गाजर खाए हुए, तो गाजर का रंग देखिएगा जो है, क्या बोलते हैं, थोड़ा ऑरेंज टाइप का होता है, कैरोटीन के कारण होता है। तो कैरोटीन एक प्रकार का लवक है, इसके कारण होता है। हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, आप लोग को जितना जरूरत है उतना। तो जो गाजर होता है वो ऑरेंज टाइप का होता है, तो वो रंग इसको कौन प्रदान किया, वर्णी लवक। कौन प्रदान किए, वर्णी लवक। उसी प्रकार चुकुंदर, उसको भी कौन रंग प्रदान करेंगे, वर्णी लवक। बैगन, जितना भी चीज होते हैं उसको जो उसका अपना रंग होते हैं वो कौन देते हैं, वर्णी लवक। लेकिन अवर्णी लवक के पास कोई रंग नहीं होता है। तब रंग नहीं होता तो इसका काम क्या है, तो ये भोजन को संग्रहित करता है, भोजन को संग्रह, भोजन का संग्रह, यानी भोजन को इकट्ठा करता है। अब इकट्ठा भोजन पेड़ पौधा कहाँ करता है, इसका तो घर होता नहीं है। जड़ में कहाँ करता है, जड़ में। पेड़ पौधा देखिएगा, एक सीजन ऐसा आता है कि पेड़ पौधा का जो पत्ती होता है पेड़ सबका गिर जाता है, तब वो भोजन कैसे बनाएगा। अब बताइए, हरित लवक कुछ कर पाएगा, अब वो क्लोरोफिल निकलेगा, क्लोरोफिल के कारण ही वो अपना खाना बना पाते हैं। यह भी आगे पढ़ना है।
तो वह प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो पहले से वो इकट्ठा करके रखते हैं हरित लवक के माध्यम से, कहाँ, जड़ में, तना में। तो वही पेड़ पौधा तब तक खा के अपना काम चलाएंगे, फिर सीजन आएगा सही तो पत्ता हो जाएंगे, फिर से अपना ये काम करने लगेंगे। तो हरित लवक क्या करते हैं, पेड़ पौधा को हरा रंग प्रदान करते हैं, और वर्णी लवक हर रंग को प्रदान करते हैं। जो भी फल सब्जी जैसा जिस कलर का होते हैं उसको बनाने में कौन सहायक होते हैं, वर्णी लवक। कोनो कोनो में वर्णी लवक भी थोड़ा पिनक जाता है, देखिएगा कि सब फल तो सही रहेगा, कोई कोई एकदम मिथाइल रहता है, अजीबे कलर हो जाता है, तो वर्णी लवक के प्रॉब्लम से। और दूसरा है अवर्णी, इसका काम है भोजन को संग्रहित करना। अवर्णी का काम क्या है, भोजन को संग्रहित करना। मुझे उम्मीद है लवक आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो जो लवक होते हैं किसमें पाए जाते हैं, पादप कोशिका में। किसमें पाए जाते हैं, पादप कोशिका में। लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक का काम हरा रंग प्रदान करना, वर्णी लवक का काम अलग अलग फल सब्जियों का अपना रंग देना, और अवर्णी का वर्णी का रंग देना, और अवर्णी का भोजन को इकट्ठा करना। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा दिया जाए। तो लवक हम लोग देख लिए। ऐसे जब आगे आइएगा ना 11th में, तब आपको बताया जाएगा कि चुकंदर का रंग लाल ही क्यों होता है, गाजर का रंग, गाजर का जो ऑरेंज टाइप का होता है वो क्यों होता है, कैरोटीन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में अंतर समझना है, उसके कोशिकांग के बारे में, कि कौन चीज इसमें होते हैं कौन चीज उसमें नहीं होते हैं, ऐसे करके। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, दो गोला बनाते हैं, ठीक। यह एक गोला है और यह भी एक गोला है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो दोनों गोला है एक दूसरे पे सटा, एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है कि नहीं। देखिए ये जो इसका भाग है, ये पहला गोला पे चढ़ा हुआ है, और इसका जो इसका पहला का भाग है वो दूसरा पे चढ़ा हुआ है, यानी ये दोनों आपस में अटैच। और इस गोला को हम कह देते हैं जंतु कोशिका। जंतु कोशिका, इस गोला में हम जितना भी चीज डिनोट करेंगे, जितना भी चीज समझेंगे, वो किसका होगा, जंतु कोशिका। और इस तरफ के गोला में पादप कोशिका, पादप कोशिका। और जो हम लोग बीच में समझेंगे ना, वो दोनों का, वो किसका रहेगा, दोनों का रहेगा। यानी ऐसे समझिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए क्या लिख दिए, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इससे यह समझ में आ रहा है कि जो बीच में है यानी दोनों को ओवरलैप कर रहा है, यानी दोनों में पाए जाते होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसमें जैसे हम लिख देते हैं लवक, तो लवक बताए थे केवल किसमें पाया जाता है, तो पादप कोशिका में, इसलिए हम केवल पादप कोशिका में लिख दिए है लवक। पादप कोशिका में क्या लिख दिए है, लवक। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी प्रकार अगर हम समझे कि जंतु कोशिका में, तो बोले हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम किस में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में, इसलिए यहाँ पे लिख दिए लाइसोसोम। इसी प्रकार हम लोग समझेंगे। अगर हम इस तरफ लिखते हैं पादप कोशिका में केवल, मतलब वो चीज केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, और इधर लिखेंगे जंतु कोशिका में, तो वो केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। वो केवल किसमें पाए जाते हैं, तो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। और जो बीच में लिखेंगे वो दोनों में पाए जाते हैं।
समझ में आया कि नहीं? चलिए शुरू करते हैं। बीच में लिखेंगे काला से और दोनों तरफ ब्लू से। तो यहाँ पे आप समझते हैं, आप बताइए कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, अरे भैया दोनों में न था। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर झिल्ली था और जंतु कोशिका में बाहर झिल्ली था, लेकिन दोनों में था ना, इसलिए यहाँ पे लिख दी है कोशिका झिल्ली। लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में था, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी कोशिका भित्ति जो है केवल किसमें पाए जाते हैं? तो आप कहिएगा पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति केवल किसमें पाए जाते हैं? तो पादप कोशिका में। अच्छा, जब हम लोग कोशिका बनाए थे जंतु कोशिका, तो उसके बाहर सिलिया फ्लैजेला बनाए थे, याद आया? लेकिन पादप कोशिका में था? नहीं था। जंतु कोशिका में सिलिया फ्लैजेला था, लेकिन पादप कोशिका में नहीं था। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलिया। तो ये जो सिलिया है केवल किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में। सिलिया केवल किसमें पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, जंतु कोशिका में जो वैक्यूम्स होते हैं रसधानी, वो कैसा होते हैं? छोटा होते हैं। इसका यहाँ पे लिखेंगे छोटा रसधानी। क्या लिखेंगे? छोटा रसधानी। और इसमें लिखेंगे पादप कोशिका में बड़ा रसधानी। ये जो हम लिख रहे हैं ना, आपके पुस्तक से ही लिख रहे हैं, हमारे पास भी है पुस्तक। तो इसी तरह समझाया गया है। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से, जो इधर है केवल पादप के लिए, इस तरफ जंतु के लिए, और बीच में दोनों के लिए। तो यहाँ तक हो गया। अच्छा, फ्लैजेला किसमें पाया जाता है? सिलिया और फ्लैजेला तो केवल जंतु कोशिका में। और लाइसोसोम भी हो गया, लिख दिए हुए हैं। और छोटा वैक्यूम ये भी लिख दिए, तो इधर का काम खत्म हो गया। अच्छा, लवक किसमें पाए जाते हैं? तो केवल पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति हो गया। अच्छा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाए जाते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदक्त जालिका दोनों में पाए जाते हैं। राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। आगे चल के आपको पढ़ना पड़ेगा कि जब 11th में आप अगर बायो लेते हैं साइंस से, तो राइबोसोम को भी दो भाग में बांटेगा, एक 70S और एक 80S। तब समझ में आएगा कि जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका जो राइबोसोम होते हैं वो 80S होते हैं, 80S, और एक होता है 70S। तो ये आगे पढ़ना है। अच्छा, गोल्जी बॉडी दोनों में होते हैं। गोल्जी बॉडी दोनों में होते हैं। गोल्जी बॉडी दोनों में होते हैं। अच्छा, और केंद्रक दोनों में होते हैं। केंद्रक दोनों में होते हैं। और सेंट्रोसोम भी दोनों में होते हैं। याद कीजिए, दोनों में बनाए थे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम भी दोनों में होते हैं। बस हो गया, यह कंसेप्ट खत्म। आप लोग इस चीज को देखिए ध्यान से। लाइसोसोम केवल जंतु कोशिका में, कवक केवल पादप कोशिका, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में, और सिलिया फ्लैजेला केवल जंतु कोशिका में। लिख देते हैं नीचे फ्लैजेला, फ्लैजेला। और छोटा रसधानी जंतु कोशिका में और बड़ा रसधानी पादप कोशिका में। और ये गया फ्लैजेला, सिलिया फ्लैजेला। और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, कोशिका झिल्ली दोनों में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में, राइबोसोम दोनों में, गोल्जी बॉडी दोनों में, केंद्रक दोनों में, सेंट्रोसोम भी दोनों में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक ले लेंगे, और उम्मीद करते हैं आप लोग लिखते भी होंगे, केवल सुन लेता होगा एकदम वीडियो की तरह। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगला क्लास में हम लोग जंतु को समझेंगे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सब क्या होते हैं इसके बारे में। अमीबा, पैरामीशियम, इस सबको भी समझेंगे। अभी काफी टाइम लगेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।